नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। और आज से हम आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो इस इम्पोर्टेंट सीरीज को आप मिस ना करें, इसके लिए आप सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि अबाउट 8 मार्क्स कैरी करते हैं, उस सेक्शन के क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं चैप्टर साइबर एथिक्स के। मतलब ये कि साइबर एथिक्स चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, उनके कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैं एक दो बातें आपको बताना चाहूंगा कि इस सेक्शन में मोस्टली आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को एनालाइज करके आपको इनके दिए हुए क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है, वो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स दैट डेटा or information is not being received or modified by an unauthorized person over a network from source to destination. For secure data transmission, we can convert an actual message which is in readable form into an unreadable message called encrypted message with the help of the concept of encryption. This unreadable message is sent through the network to the destination. यहाँ तक का पैसेज कह रहा है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब आप डेटा को या किसी इंफॉर्मेशन को बिना दूसरे किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा मैनिपुलेट हुए उसको नेटवर्क पे सेंड करते हो, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन में होता क्या है, तो यहाँ पे आपके एक ओरिजिनल मैसेज को, आपका जो एक्चुअल मैसेज है, ठीक है, उसको एक अनरीडेबल मैसेज में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो कन्वर्ट किया जाता है वो किया जाता है आपको टेक्निक जिसे कहते हैं हम लोग इंक्रिप्शन। अगर हैकर ट्राई करता है आपके मैसेज को रीड करने के लिए, तो उसको मिलता है एक अनरीडेबल मैसेज जो बिना कन्वर्ट किए हुए पढ़ा नहीं जा सकता। ये अनरीडेबल मैसेज जो है तभी कन्वर्ट होगा जब वो अपने पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे। सीजर साइफर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंक्रिप्शन टेक्निक। इन दिस टेक्निक each letter of the word is replaced by a letter some fixed number of position, usually called keys, down the alphabet. सीजर साइफर एक टेक्निक है इंक्रिप्शन का, जिसमें हर एक लेटर को किसी खास पोजीशन के लेटर से क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पे मान लीजिए एक वर्ड है, उसमें एक लेटर है ए का पोजीशन 1 है, और ए के पोजीशन को उसके फोर्थ पोजीशन वाले लेटर से क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। सॉरी, थर्ड पोजीशन वाले लेटर से क्या किया जाता है, चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर ए है फर्स्ट पोजीशन पे, और ए से तीसरा क्या हो जाएगा, बी सी डी। तो ए से तीसरे पोजीशन पे डी है, तो डी को क्या किया जा रहा है, ए से रिप्लेस किया जा रहा है। वैसे बी अगर है तो बी को क्या किया जाएगा, रिप्लेस ई से। और सिमिलर जितने भी नंबर होंगे, जितने भी लेटर होंगे, उनको उनके अगले थर्ड डाउन लेटर से क्या किया जाएगा, आपको कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये जो थर्ड डाउन फोर्थ डाउन होगा, ये फिक्स नहीं है, ये रैंडमली है। हो सकता है थर्ड हो, कभी फोर्थ हो, कभी सेकेंड हो। तो ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी एक रीडेबल मैसेज को हम अनरीडेबल मैसेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, मतलब इनक्रिप्ट करने का काम करता है। जो रिसीवर है उसे ओरिजिनल मैसेज ही मिलता है। मतलब मैं अगर सेंड कर रहा हूँ आपको मैसेज को भेजने के दौरान पहले उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा, मतलब ए को डी में चेंज किया जाएगा, बी को ई में चेंज किया जाएगा, और फिर जब वो आप तक पहुंचेगा तो आपको वो इनक्रिप्ट मैसेज नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एक एक्चुअल मैसेज जो मैंने आपको भेजा है। तो ये जो तरीका है जिसमें कि हम इनक्रिप्ट मैसेज को एक ओरिजिनल मैसेज में चेंज करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग डिक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर आर सर्टेन मेथड टू सिक्योरली ट्रांसमिट डेटा ओवर नेटवर्क। द सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन रिफर्स टू, तो इसका मतलब क्या हो गया, डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो ये गलत है। डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो ये सही आपका है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। इनमें से कौन सा टेक्निक है जिसको हम लोग डाटा के सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑथेंटिकेशन नहीं, ऑथराइजेशन में नहीं होगा, इंक्रिप्शन आपका आंसर होगा, तो सी एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड आपका है सीजर साइफर, ये क्या है, यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एक्चुअल मैसेज इनटू एन इंक्रिप्टेड मैसेज, सही है ये। एंड इंक्रिप्शन टेक्निक, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है पर्सन एक्स हैज रिसीव्ड एन encrypted मैसेज एंड वांट्स टू कन्वर्ट दिस मैसेज इनटू द एक्चुअल मैसेज। मतलब पर्सन एक्स को एक encrypted मैसेज मिला है जिसको वो एक एक्चुअल मैसेज में क्या कर चाहता है करना, कन्वर्ट करना चाहता है। तो उसके लिए कौन सा टेक्निक होगा यूज, तो हमने अभी पढ़ा, एक encrypted मैसेज को जब हम चेंज करते हैं एक्चुअल मैसेज में उसे कहते हैं डिक्रिप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर ई कहता है सेंडर वांट्स टू सेंड ए मैसेज हैविंग द टेक्स्ट एज कंप्यूटर टू रिसीवर यूजिंग 4 एज द की। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेंडर है जो कंप्यूटर वर्ड को इनक्रिप्ट करके भेज रहा है किसके पास, रिसीवर के पास, और वहां पे 4 की का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये कि सी जिस पोजीशन पे है उससे अगला फोर्थ लेटर को क्या होगा, सी को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे सी है थर्ड नंबर पे, तो सी के अगला जो फोर्थ लेटर है वो आपका क्या हो जाएगा, जी। मतलब सेवंथ लेटर क्या हो जाएगा, जी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट होगा किससे, जी से। अगला है ओ, ओ के बाद जो आएगा फोर्थ लेटर वो आप देख लीजिएगा, वो आपको हो जाएगा एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। अगला है एम, एम का जो नेक्स्ट फोर लेटर है वो आपको हो जाएगा क्यू। ठीक है, देख लीजिएगा, एम हो गया एन ओ पी क्यू। ठीक है, सिमिलरली पी का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टी, और क्यू का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे वाई, ई का आपको हो जाएगा आई। आप देख सकते हैं सिंपल, ई 5 पोजिशन पे है तो 5 + 4 होगा 9, 9 में क्या होता है, आई आता है। वैसे ही आर आपका हो गया, तो आर में जो भी इसका पोजिशन नंबर है उस पोजिशन नंबर से आप 4 को ऐड कर लीजिए, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे पी। इसका आंसर आपको हो जाएगा जी एस क्यू टी वाई एक्स आई वी। तो ये आपको हो गया आंसर यहाँ पे, ये वाला आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एफ। एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म ए रीडेबल मैसेज इनटू, एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या करता है, एक रीडेबल मैसेज को एक इंक्रिप्टेड मैसेज में चेंज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी एफ। जी, इन सीजर साइफर for which of the following values of key the encrypted message will be same as the original message। ठीक है, तो किस की के लिए जो आपका encrypted मैसेज होगा वो बिल्कुल सेम होगा, तो 0 और 26। देखिए जीरो पोजिशन में मतलब हम जीरो अगर की में जीरो ऐड करते हैं तो वो सेम पोजिशन हो गया। ठीक है, और 26 पोजिशन यूज करते हैं, मतलब की यूज करें 26, तो मतलब ये कि वो भी क्या हो जाएगा, सेम पोजिशन। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी। ठीक है, तो ये था आपका केस स्टडी 1, जिसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको यहाँ पे देख लिया है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स को देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर ए से रिलेटेड कुछ टर्म्स का, जैसे ऑथेंटिकेशन क्या होता है। इन ऑथेंटिकेशन द यूजर और कंप्यूटर हैज टू प्रूव इट्स आइडेंटिटी टू द सर्वर और क्लाइंट। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक यूजर को या कंप्यूटर को क्लाइंट के सर्वर को अपना एक आइडेंटिटी क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। जब आप लॉगिन करते हो, लॉगिन पासवर्ड जब पुट करते हो, वो क्या हो गया आपको, ऑथेंटिकेशन हो गया। ऑथराइजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक सर्वर जो है वो क्लाइंट को कुछ परमिशन देता है कि वो कितना उसमें एडिट कर सकता है, फाइल को सेव कर सकता है या डिलीट कर सकता है, वो उसका हो गया ऑथराइजेशन प्रोसेस। इंक्रिप्शन आपको पता ही है क्या होता है, इंक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी रीडेबल टेक्स्ट को हम अनरीडेबल टेक्स्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अगला एक यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन अबाउट डिक्रिप्शन, ये भी आपको पता है। अब मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया ऑप्शन नंबर जी में।
कैसे काम करता है सीजर साइफर, इसमें कि 0 और 26 अगर लेते हैं हम लोग एज ए की तो वो सेम नंबर आ जाएगा जो आपने लिया है। ठीक है, अब आते हैं केस स्टडी 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, software license is a legal document that provides detail regarding the use and distribution of software. Software license typically provide end user with the right to one or more copy of the software without violating copyright. The license also defines the responsibilities of the parties entering into the license agreement and may impose restriction on how the software can be used. तो ये जो क्वेश्चन है इस स्टडी नंबर 2 का, ये आपके सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग से क्या है जुड़ा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता क्या, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सॉफ्टवेयर के डिटेल्स के रिगार्डिंग और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सॉफ्टवेयर को, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस टॉपिक को सीधे समझने के लिए अगर आप चाहें तो साइबर एथिक्स का चैप्टर जो मैंने अपलोड किया हुआ है, वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो में आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल से वहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, उसका यूज़ क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से आपको वहाँ पे जानकारी भी दे दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस करता क्या है, ये एक्चुअली में राइट प्रोवाइड करता है एक यूज़र को कि किस तरीके से वो उस सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंट कर सकता है और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बिना किसी कॉपीराइट लॉस को वायलेट किए हुए। लाइसेंस also defines the responsibilities of the parties entering into the license agreement and may impose restriction on how the software can be used. साथ ही साथ लाइसेंस जो है ये जो भी पार्टीज उस एग्रीमेंट में इंटर कर रही है उनको बताता है कि उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और साथ ही साथ हो सकता है कि उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन भी क्या के प्रोवाइड किया जाए। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं एक्चुअली वो लिखे होते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस में, और ये बताता है कि यूजर कैसे उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, और क्या क्या वो नहीं कर सकता है। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सोर्स कोड टाइप दैट इज अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी लिमिटेशन। तो इसमें कौन सा होगा सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, तो पहला ऑप्शन है फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सोर्स कोड टाइप जो है वो अवेलेबल होता है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो ये आपका आएगा फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी कहता है द सॉफ्टवेयर व्हिच इज बोथ फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो फ्री सॉफ्टवेयर भी है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी। अब देखिए इनमें जो डिफरेंसेस हैं ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा, क्योंकि ये पैसेज जो है ये है तो काफी छोटा, बट इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना जरूरी है, बी कैसे क्या होगा आपका फ्लॉस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNU, इसका होता है फुल फॉर्म GNU नॉट यूनिक्स। क्वेश्चन नंबर डी, सॉफ्टवेयर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट allows copying and further distribution but not modification, source code is not available। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप कॉपी कर सकते हो उसको और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, बट उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, और सोर्स कोड इसका अवेलेबल नहीं होता। इसका आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉफ्टवेयर व्हिच इज नाइदर ओपन नॉट फ्री नॉट सोर्स कोड इज अवेलेबल, ना तो वो ओपन है ना वो फ्री है ना ही सोर्स कोड अवेलेबल, इसका आंसर हो जाएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एफ, सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल फॉर सर्टेन टाइम एंड नीड्स टू बी पेड फॉर फर्दर यूज, मतलब कुछ वक्त तक वो फ्री में आपके पास अवेलेबल होगा, बाद में उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, जितने भी आपके जैसे एडोब का आता है या कोई भी ट्रायल वर्जन पे आता है जो सॉफ्टवेयर, वो तो आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन terms of this software ensures that all the copies of all version carry more or less the same distribution term। मतलब इस टाइप के सॉफ्टवेयर में जो आता है टर्म एंड कंडीशन, उसमें ये लिखा होता है कि जो कॉपीज होंगी, जो भी उस सॉफ्टवेयर का आप कॉपी बनाइएगा वहाँ पे भी सेम टर्म एंड कंडीशन होगा जैसे कि ओरिजिनल में आपका मौजूद है। तो ये आपका आता है कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर। मैं कह रहा हूँ इन सारे टर्म्स को सही से समझने के लिए आपको चैप्टर को सही से पढ़ना पड़ेगा। स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं
इनमें खास बात यही होती है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ पैसेज से रिलेटेड नहीं होंगे, पैसेज तो से रिलेटेड तो रहेगा ही, बट जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट आते हैं उस चैप्टर का वो भी उसमें क्या रहेगा, मौजूद रहता है। जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का टर्म मिल रहा है, तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा सही से। पहले फ्लॉस क्या होता है, कॉपी लिफ्टर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके टाइप ऑफ लाइसेंस क्या होते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। अगर आपको वहाँ पे आपको चैप्टर का से नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। Nowadays, we spend more time in the cyber world. Anyone who uses digital technology along with the internet is a digital citizen or a netizen. ऑब्वियस हम लोग आज के डेट में साइबर वर्ल्ड पे, इंटरनेट पे काफी ज्यादा वक्त बिताते हैं। हर कोई जो इंटरनेट पे अपना वक्त बिता रहा है या डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक वर्ड आता है जिसका कहते हैं नेटिजन, मतलब डिजिटल सिटीजन। बीइंग ए गुड नेटिजन मीन्स प्रैक्टिसिंग सेफ, एथिकल एंड लीगल यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। एक अच्छा नेटिजन वो होता है जो कि सेफ और एक एथिकल तरीके से क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है। एक रिस्पॉन्सिबल नेटिजन को एटिक्वेट्स के बारे में, जो कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स होते हैं, जो सोशल मीडिया एटिक्वेट्स होते हैं, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। फॉलो सर्टेन एटिक्वेट ड्यूरिंग आवर सोशल इंटरेक्शन, जैसे कि हम आपस में बातचीत करते हुए या मिलते हुए जैसे हम सोशल एटिक्वेट फॉलो करते हैं, इसको गुड मॉर्निंग विश करना, गुड बाय विश करना, गुड नाइट विश करना, ये सब क्या हो गया, आपका एटिक्वेट हो गया, मैनर हो गया। ऐसे ही हमें एटिकेट फॉलो करना होता है जब हम ऑनलाइन भी किसी से इंटरेक्ट करते हैं। वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर और ओनर, किसी भी क्रिएटर या ओनर के बिना परमिशन के उसके ऑब्जेक्ट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। फॉरम, वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल इन टर्म ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, कल्चर एंड अदर एस्पेक्ट। अगर आप पब्लिक फॉरम में है तो वहाँ जितने भी लोग अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, उन सब के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को, उनके नॉलेज को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और किसी को भी बुली या उनको परेशान करना या उनको डिग्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो इन सब एटिक्वेट्स का आपको फॉलो करना होगा। और एक बात देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2021 में, टर्म 1 में, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द नेटिक्वेट्स व्हिच एवरी नेटिजन शुड फॉलो। तो पहला ऑप्शन है वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल, सही है। वन शुड बी एथिकल, वन शुड बी रेस्पेक्टफुल, तो इसका सारा आंसर सही है, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन बी, साइबर वर्ल्ड में एथिकल का मतलब क्या होता है? वी शुड शेयर इंफॉर्मेशन इन द साइबर वर्ल्ड, ये सही नहीं है। वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ क्रिएटेड ओनर, तो ये सही है। वी शुड फर्दर फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन विदाउट चेकिंग इट्स रिलायबिलिटी एट आवर एंड, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सी, बी रिस्पेक्टफुल इन द साइबर वर्ल्ड मीन्स, साइबर वर्ल्ड में बीइंग रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है? वी शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन ऑफ अदर, तो ये सही है। वी शुड यूज रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, ये भी सही है। वी शुड रिस्पेक्ट अदर प्रिवेसी, ये भी सही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर डी, a netizen will be considered very irresponsible in nature if he or she feed the troll, avoid cyberbullying, check the details before befriending on social media। तो इसमें जो फर्स्ट है फीड द ट्रोल, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको ट्रोल कर रहा है तो उसको आप इंटरटेन मत करो, उसको आप मतलब अपना इंपॉर्टेंस मत दो, ठीक है। तो ये आपका एक इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर माना जाएगा अगर आप ऑनलाइन हो तो, नेटिजन पे हो तो। ना क्वेश्चन नंबर ई, पर्सन हु स्पेंड मोर टाइम इन साइबर वर्ल्ड मे बी टर्म्ड एज, तो वो पर्सन जो कि साइबर वर्ल्ड पे ज्यादा वक्त बिताता है उसे कहते हैं हम लोग नेटिजन कहते हैं, हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये इजी पैसेज था, ये ज्यादा हार्ड नहीं था। अब यहाँ पे कुछ अगेन कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। वन शुड शो प्रॉपर मैनर एंड एटिक्वेट व्हाइल कम्युनिकेटिंग और पोस्टिंग शेयरिंग समथिंग ऑनलाइन, तो सही है, ठीक है। सिंपल कह रहा है कि जब आप ऑनलाइन होते हो तो आप क्या करो, प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर मैनर आप वहाँ पे शो करो। अगला जो आपका पॉइंट है एक्सप्लेन करने का, वो है प्लेगरिज्म क्या होता है। तो इसके बारे में टोटल डिटेल आपको पर्टिकुलर वीडियो में मैंने पुट किया हुआ है, अब वहाँ बैठ के उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को अगर हम बिना किसी के कॉन्सेंट के, बिना किसी के परमिशन के
हम उसको यूज कर और उसे अपना बता दें, उसे कहते हैं प्लेगरिज्म। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है इस स्टडी का, इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, द मेन पर्पस ऑफ intellectual property law is to encourage the creation of a wide variety of intellectual goods. To achieve this, the law gives people and business property right to the information and intellectual goods they create, usually for a limited period of time. This gives economic incentive for their creation because it allows people to benefit from the information and intellectual goods they create and allows them to protect their ideas and prevent copying. तो पैसेज 4 में कह रहा है, जो मेन पर्पस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का वो ये कि वो लोगों को इनकरेज चाहता करना कि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको क्या करे, वो क्रिएट करे, जिसे हम इंटेलेक्चुअल गुड्स भी कह सकते हैं। और इसको अचीव करने के लिए जो लॉ बनाया गया है वो लॉ जो है लोगों को अधिकार देता है कि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर उनका राइट हो और उस राइट का उपयोग वो कुछ समय तक अपने लिए कर सकते हैं ताकि उसका वो एक इकोनॉमिकल वैल्यू जनरेट कर सके, क्योंकि उन्होंने उस प्रोडक्ट पे मेहनत किया हुआ है तो उनका ये राइट बनता है कि वो उस प्रोडक्ट्स का एक इकोनॉमिक वैल्यू क्या करे, अपना जनरेट कर पाए। ठीक है, उसको बेच कर, सेल करके या किसी और तरीके से। साथ ही साथ उनके पास ये भी अधिकार हो कि वो अपने प्रोडक्ट को किसी और के द्वारा कॉपी ना होने दे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सके। ये जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर आपका जाता है। इस पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सा है जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? पहला है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, बिल्कुल है। नेम एंड डिजाइन यूज्ड एज लोगो, तो ये भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। इन्वेंशंस, तो ये भी है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है वो आपके द्वारा क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, जो भी आपका लिटरेरी वर्क्स होते हैं या आर्टिस्टिक वर्क होते हैं आप खुद क्रिएट करते हो। किसी भी कंपनी का लोगो हो गया, नाम हो गया, वो भी आप खुद का बनाया हुआ होता है। इन्वेंशंस ऑब्वियस है, क्रिएशन है, ये सब के सब आपके क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी सेफगार्डेड थ्रू द यूज ऑफ लॉज डिजाइन्ड particularly for this purpose. Which of the following is not used to protect intellectual property right? तो इनमें, तो ये ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है? तो कॉपीराइट तो है ही, पेटेंट भी है, ट्रेडमार्क भी है, प्रोटोकॉल नहीं है आपका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ट्रेट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सा है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए बहुत बड़ा ट्रेट है? तो पहला आपका है आइडेंटिटी थेफ्ट, तो ये नहीं होता है। प्लेगरिज्म, ये होता है। हैकिंग होता है। पायरेसी नहीं, पायरेसी का मतलब अलग हो गया। ठीक है, बट प्लेगरिज्म है आपका, ये आपके कॉपीराइट लॉ को क्या करता है, इन्फ्रिंज करने का काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लेगरिज्म। डी आपका है, एनी आर्टिस्ट और क्रिएटर हैज द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट और कमर्शियलाइज देयर वर्क, दिस राइट्स आर कॉल्ड, इस राइट को कहते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्वेश्चन नंबर ई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्चुअली एडवांटेज नहीं है? प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट टू द क्रिएटर और इन्वेंटर, ये तो फायदा है, एडवांटेज है। हेल्प्स इन सोशल एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ये भी सही है। ठीक है, सी, प्रोवाइड लीगल डिफेंस, ये भी सही है। डी, इंकरेज इंडिविजुअल टू कीप इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ शेयरिंग, तो ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हो तो एक्चुअल उसको लोगों के पास क्या करते हो, शेयर करते हो। ऑब्वियस उसमें आप कमर्शियल एस्पेक्ट ऐड कर लेते हो, बट शेयर तो करते ही हो आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ समवन्स कॉपीराइटेड वर्क इज कॉल्ड, तो किसी भी के कॉपीराइटेड वर्क को अगर आप यूज करते हो, ठीक है, उसे कहा जाता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, कॉपीराइट वायलेशन भी इसका आंसर हो सकता है, बट बेटर जो टर्म है, टेक्निकल टर्म, वो आपका होता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। क्वेश्चन नंबर जी कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू अवॉइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट? इसका ऑप्शन है क्रिएट ओरिजिनल इमेज और म्यूजिक इन एडवर्टाइजमेंट,
obtain the appropriate license from copyright holders, use royalty free media, all of this. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑब्टेन द एप्रोप्रिएट लाइसेंस फ्रॉम कॉपीराइट होल्डर। जिनके पास कॉपीराइट है उस प्रॉपर्टी को लेके आप उनसे लाइसेंस ले लीजिए या उनका परमिशन ले लीजिए कि आप उनके ऑब्जेक्ट को अपने साथ यूज कर रहे हो, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसा और वीडियोस चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि आप करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई सजेशन है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक के बारे में आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके हमें पोस्ट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो आपके लिए बनाकर जरूर ले आऊँ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।